क्योंकि इस बार का प्लेसमेंट जो रिकॉर्ड रहा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। जितने भी आज तक का प्लेसमेंट हुआ है एमएससी में, मैथ्स में, सबसे बेस्ट प्लेसमेंट इस बार हुई है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही सबने प्रिपेयर करके रखा था कि मुझे प्लेसमेंट लेनी है, और सबका प्लेसमेंट हो गया। जिन लोगों ने सोचा था प्लेसमेंट लेना है मुझे। और कुछ ऐसे एक दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में कभी सोचा कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर में जाना है, कभी मुझे एनालिटिक में जाना है, उन दोनों के बीच में रह गए, तो आज तक उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, मैं राम राजपूत आईआईटी घोटी एमएससी स्टूडेंट। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे एनआईटी वारंगल के बारे में। एनआईटी वारंगल आईआईटी जेम एग्जाम के बाद अपन एमएससी में एडमिशन लेते हैं। तो यार एमएससी में प्लेसमेंट कैसा क्या एनआईटी वारंगल का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार 34 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है एनआईटी वारंगल में, और हाईएस्ट प्लेसमेंट गया 32 LPA। तो आज अपने साथ एक सीनियर जिनका बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल पर प्लेसमेंट हुआ है। मैंने एनआईटी वारंगल के 2 वीडियोज़ बनाए। पहले वीडियो में अपन बात करेंगे एज ए बिजनेस एनालिस्ट। यदि आप बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल में जाना चाहते हो या फिर डेटा साइंस की प्रोफाइल के लिए आप जाना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, पूरा डिटेल आपको बताया है। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको कृष्णा प्रजापति, जो अपने एक सीनियर है एनआईटी वारंगल के, वो आपको पूरा डिटेल बताएंगे बिजनेस एनालिस्ट की फील्ड में क्या है, क्या आपको प्रोफेशन वगैरह करनी है। और उनको रिलायंस स्कॉलरशिप भी मिली है, तो आपको पूरा डिटेल भी बताएंगे कि यार उन्होंने कैसे क्या 6 लाख की एक स्कॉलरशिप भी ली है। और आपको ये भी बताएंगे कि यार आपको कौन कौन से सोर्सेस वगैरह पढ़ने हैं। बाकी मैं पूरे डिटेल आगे मैं बताऊँगा। पहले वीडियो में अपन जस्ट बिजनेस एनालिस्ट की बात कर रहे हैं। एंड गाइस, सेकंड वीडियो में रहेंगे हर्ष भैया एंड पार्थ भैया, जिनका प्लेसमेंट हुआ 32 LPA एंड 16 LPA। तो पूरा आपको बताएंगे सॉफ्टवेयर फील्ड में उन्होंने ओनली 5 to 6 मंथ ही प्रिपरेशन वगैरह करी थी इस प्लेसमेंट के लिए। तो उन्होंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे करी और हाईएस्ट प्लेसमेंट को कैसे क्या फोड़ा, तो यार जानेंगे सेकंड वीडियो में। और उनमें ये भी जानेंगे कि यार किन किन कंपनी जनरली एनआईटी वारंगल में आती है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज वगैरह रहती है। तो पहले अपन इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना यदि आप एनालिस्टिक प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर वगैरह कर रहे हो, और बाकी डिटेल आपको पूरा भैया बताएंगे। सही, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ओके गाइस। हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आज अपने साथ है एनआईटी वारंगल से कृष्णा भैया। इनका अभी प्लेसमेंट हुआ है जैनपेक कंपनी में एज ए एनालिस्ट प्रोफाइल पर। तो आज ये आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि यार इन्होंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे क्या करी है, और एनआईटी वारंगल के भी बारे में बताएंगे कि वहाँ पर प्लेसमेंट कैसा क्या है, किस किस फील्ड में सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा मुझे बताएं, क्या है क्या नहीं है। कंपनी आई बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए। बेसिकली जो डाटा एनालिस्ट फील्ड के लिए या डाटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस फील्ड के लिए एलिजिबल थे। और सेम है, जो डाटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वही रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस एनालिस्ट के लिए। तो आपका बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल पर प्लेसमेंट हुआ है। ओके, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपने क्या क्या प्रिपेयर करा बिजनेस एनालिस्ट के लिए स्पेशली। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पहले मैंने अपना कोडिंग वगैरह देखा। फिर मैंने अपने आप को देखा कि मैं किस फील्ड में कंफर्टेबल हूँ, मेरा इंटरेस्ट फील्ड क्या है, सॉफ्टवेयर या फिर एनालिस्ट। फिर मैंने देखा कि नहीं, मैं एनालिस्ट में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसी फील्ड में जा सकता हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पे पाइथन्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया। पहले मैंने पाइथन्स कंप्लीट किया, जो बेसिक्स ऑफ पाइथन जो रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद पाइथन्स की जो भी लाइब्रेरी है वो मैंने पढ़ा, मशीन लर्निंग किया, फिर 2-3 इंटर्नशिप करा, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह करा, रिज्यूम मैंने अच्छे से बनाया, फिर दिन जाके प्लेसमेंट हो गई। तो आपने इंटर्नशिप करी थी अलग से। ओके जी, ठीक है ठीक है ठीक है। आपने कुछ सोर्सेज के बारे में बताएंगे, कहाँ से क्या पढ़ा। मैंने अभी तक जितने भी पढ़ाई किया है सारे ओपन सोर्सेज से, मैंने एक भी पेड कोर्सेज ना ख़रीदा नहीं था। अभी ऑनलाइन में इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई भी आसानी से प्रिपेयर कर सकता है इसके लिए। यूट्यूब सबसे बेस्ट ऑप्शन है फर्स्ट टाइम। ओके, बट और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जस्ट लाइक पाइथन पढ़ना हो तो अपग्रेड है, वहाँ से सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं पाइथन्स की लाइब्रेरीज़ की, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मशीन लर्निंग के लिए यूट्यूब्स में चैनल हैं, वहाँ से मशीन लर्निंग अच्छे से पढ़ सकते हो। बहुत सारे यूडेमी में भी कोर्सेज मिल जाएंगी जो फ्री में हैं। अपग्रेड में भी फ्री कोर्सेज हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, वो सारे फ्री में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और भी
साइट्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो मशीन लर्निंग पे, सारे अवेलेबल हैं फ्री। ओके ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप थोड़ा प्लेसमेंट प्रोसीजर के बारे में बताइए। कंपनी में कैसे क्या जनरली राउंड वगैरह होते हैं, कैसे क्या टेस्ट वगैरह होते हैं, और कब से स्टार्ट हो जाते हैं? हमारी पहली प्लेसमेंट स्टार्ट हुई थी अगस्त में। उस टाइम कंपनी आई थी, पहली कंपनी आई थी ओरेकल, जिसमें हर्ष का प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद कंपनी आना स्टार्ट हुई, 2-3 कंपनी आई, सिटी बैंक आई, कॉलिन एरोस्पेस आई। वहाँ पे भी मैंने ट्राई किया था, बट कॉलिन एरोस्पेस में मेरा नहीं हुआ। फिर सिटी बैंक में भी मैंने ट्राई किया था, उसमें मेरा फर्स्ट राउंड हो गया था, सेकेंड राउंड में मैं वहाँ से बाहर आ गया। मुझे पता चला कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी आई जेनपेक्ट। मुझे पता चला कि जेनपेक्ट काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो सबसे पहला राउंड इसके लिए कंपनी की होती है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्लियर करो पहले, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह है, ये सब पहले क्लियर कर लो। इसके बाद नेक्स्ट राउंड है, कोडिंग राउंड होती है, जिसमें बेसिक्स सीक्वल्स के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस थे, मशीन लर्निंग पे थे, पाइथन पे थे। वो राउंड क्लियर होने के बाद फिर आपका जाता है टेक्निकल राउंड। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल राउंड, कि ये सारा टेक्निकल राउंड में जो मेरा जेनपेक्ट में हुआ था, जेनपेक्ट में क्या किया कि जो भी मेरा रिज्यूम मैंने बना के रखा था उनको जो मैंने दिया था, तो उसने पूरा रिज्यूम को ही उसने पूरा चाट दिया था। पूरा A to Z सारा कुछ उसने डिटेल में पूछा था। मैंने इंटर्नशिप करा, कहाँ से करा, क्या क्या है वहाँ पे मैंने काम किया, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस इंटर्नशिप में, क्या मैंने कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस किया उस टाइम इंटर्नशिप करते हुए, वहाँ से क्या टेक आउट था, ये सारा कुछ वहाँ से साहब ने पूछा। मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने प्रोजेक्ट में क्या करा, कब से मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ये सारा मेरे से पूछा गया। साथ में सीक्वल से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, मैंने सारा का आंसर अच्छे से जवाब दिया था। तो मेरा टेक्निकल राउंड बोल सकते हो बेस्ट था, जिस वजह से फिर मेरा नेक्स्ट राउंड HR राउंड के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। अब आती है HR राउंड में, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो वहाँ पे मैटर करती है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। इंग्लिश कम्युनिकेशन यहाँ पे मेजर रोल है यहाँ पे। जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी रही उसका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाती है। जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम हुआ तो मे भी चांसेस बन जाती है कि वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी हुई उन सबका सिलेक्शन हो गया। HR राउंड में मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ योर, फर्स्ट का पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, व्हाट इज़ योर वीक पॉइंट, व्हाट यू वांट टू बी, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दीज आर द मेजर क्वेश्चन जो सभी इंटरव्यू क्वेश्चन से मिलेंगे। तो ये सबको पता होती है कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपने बताया कि आप कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसलिए आपका जवाब क्या दिया था इसका? क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे उनको ये एक आइडिया पता चल जाती है क्या ये बंदे ने या इस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रखा है, क्या कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा ही बट आगे बैठने के लिए ऐसे बंदे को नहीं लेना चाहते ना, कि जो बस आगे ऐसा ही, एटलीस्ट थोड़ा सा डेडिकेटेड हो कि चलो मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ, अच्छे से काम करूँगा उस कंपनी के लिए, थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हाँ मुझे इसी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, लाइक दैट। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इसका क्या जवाब दिया था, आंसर दिया था यदि आपसे पूछा गया तो, कि व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी? तो मैंने इसको जवाब एक ही दिया था। सबसे पहले मैंने बताया कि जेनपेक कंपनी है जो पहले एक जेनरेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले थी। 2005 में जेनपेक अलग से अपनी कंपनी स्टार्ट की जेनपेक नाम से। फिर धीरे धीरे ये एनालिटिक्स फील्ड में और भी बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी। अभी जेनपेक का CEO है टाइगर श्रीनाथन है, जो फिर मैंने ये सब बताया कुछ। फिर मैंने बताया कि जेनपेक में वर्क कल्चर काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे यदि कोई वर्क करता हो या फिर जो बच्चे पढ़ते हो तो वहाँ पे एक फ्रेंडली नेचर मिलती है, सीनियर काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलती है जिससे वो अपने आप को एक्सप्लोर करके आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि आपने बताया था इंग्लिश थोड़ी कंपलसरी रहती थी अपने इंग्लिश इंटर राउंड के लिए, ठीक है। तो बाकी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जनरली स्टूडेंट को कैसे क्या कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए जो बिगिनर्स रहते हैं इस फील्ड में, यदि वो एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए जाएँ तो?
जो भी बिजनेस बेसिकली डाटा साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले वो अपने सीनियर के कांटेक्ट में रहें, क्योंकि वो जब आते हैं यहाँ पे तो उन्हें पता नहीं होता कहाँ से मुझे प्रिपरेशन करनी है, कौन सा टॉपिक है। क्योंकि ओपन सोर्सेस तो काफ़ी अच्छी है, वो क्या करते हैं कभी पेड कोर्सेस भी खरीद लेते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होती है, बट मुझे नहीं लगता वो रिक्वायरमेंट है। वो अपने सीनियर कांटेक्ट में रहें, उनसे गाइड लेते रहें, तो वो वहाँ से उनको एक आइडिया पता चल जाएगा अच्छा से मुझे यहाँ से ऐसे करनी है। क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करा था तो मैंने भी सीनियर के कांटेक्ट में था। बेसिकली मुझे मेरी क्लासमेट ही काफ़ी हेल्प की थी, पारुल अग्रवाल, जो हमारी कॉलेज में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थी, तो उसने काफ़ी हेल्प करा था क्योंकि उन्हें काफ़ी चीज़ें पहले से आती थी। तो मैं उसके कांटेक्ट में था, उसने मुझे काफ़ी हेल्प करा, उसने मुझे बताया कहाँ से क्या करनी है। तो जो बिगनर हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले आप कैसे तैयारी करोगे। पहले आप देख लो किस फील्ड में अपने आप को आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, सॉफ्टवेयर या फिर एनालिटिक्स। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों फील्ड के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर फाइनली जाके प्लेसमेंट नहीं होती है। पहले आप डिसाइड कर लो किसी एक फील्ड में, या तो सॉफ्टवेयर या फिर एनालिटिक्स। डिसाइडेड हो गया कि नहीं मुझे एनालिटिक्स फील्ड में जानी है, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसके लिए क्या करो कि आपके कोर्स में एक स्टैटिस्टिक्स रहेगी ही कोर्स में, उसको अच्छे से पढ़ लो, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लो। पाइथन कर लो, बेसिक पाइथन आनी चाहिए। पाइथन की लाइब्रेरीज एटलीस्ट 3 कर लो, पांडा, नमपाई, मैटप्लोटलिब। इसके बाद क्या करो, मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। मशीन लर्निंग पढ़ने के बाद पाइथन का कोड इम्प्लीमेंटेशन देखो कैसे मशीन लर्निंग पे हो रही है, और उसके अंदर में जो भी एल्गोरिदम मैं अप्लाई कर रहा हूँ मशीन लर्निंग में, उसके मैथ्स क्या है उसके अंदर में, वो भी आप देखते जाओ, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप इंटरव्यू वगैरह दोगे। ठीक है, ये सब करने के बाद आप 1-2 इंटर्नशिप कर सकते हो जो फ्री में अवेलेबल है, काफ़ी सारी इंटर्नशिप फ्री में अवेलेबल होती है, कर सकते हो वहाँ से। उसके बाद एक अच्छा 2-3 प्रोजेक्ट बना लो, एक प्रोजेक्ट एटलीस्ट बना लो जो अपने रिज्यूम में मेंशन कर सको कि हाँ मैंने एक प्रोजेक्ट ये बनाया है। या फिर अपने से प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है, डजेंट मैटर, कहीं से भी एक प्रोजेक्ट उठा लो, उसको अच्छे से समझ जाओ अच्छा ये प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, फिर उसको अपने रिज्यूम में मेंशन कर दो। उसके बाद एक और मेन इंपॉर्टेंट है सीक्वल पढ़ना, वो सीक्वल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सीक्वल अच्छे से पढ़ लो। सीक्वल के लिए कहीं से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, W3 स्कूल्स है वो साइट है वहाँ से पढ़ सकते हो, उडासिटी है वहाँ से पढ़ सकते हो। यूडासिटी बेस्ट है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ यूडासिटी से पढ़ो सीक्वल, वहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स काफ़ी होते हैं। ये सब करने के बाद एक अच्छा रिज्यूम बना लो, उसके बाद आप चले जाओ कंपनी में बैठो, तो आपका होने के चांसेस बढ़ जाती है। और भी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस आती है, मतलब और क्या रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी गेस्टिमेट प्रॉब्लम पूछ देते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। कुछ कंपनी आती है गेस्टिमेट प्रॉब्लम पूछती हैं, कुछ कंपनी आती है जो ज़्यादा पैकेज लेके आती है वो केस स्टडी भी पूछती है। तो ये सब की भी कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, कि गेस्टिमेट प्रॉब्लम में जैसे पूछते हैं आपसे कि इस साल कितने सेल्स फोन की सेल हुई है इंडिया में, या फिर आईफोन की सेल हुई इंडिया में, ये बतानी है। तो इसके लिए आपको एक अप्रोच दिखाना पड़ेगा उन्हें कि आपका क्या अप्रोच है। डजेंट मैटर कि आपका जो लास्ट में आंसर आ रही है वो एग्जैक्ट डाटा से मैच करता है नहीं करता, वो मैटर नहीं करता, वो अप्रोच देखती है। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। यदि आपको ये सब बेसिक सारी चीज़ें आ गई तो आपका प्लेसमेंट हो जाए। और एक और है कि इंग्लिश, मैंने बात बोला ही है, इंग्लिश काफ़ी कंपलसरी है। यदि इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो आप छट जाओगे, फिर आपका टेक्निकल कितना भी अच्छा है फिर भी आप जाके छटने वाले हो। इंग्लिश मस्ट है। हाँ ठीक है, एक्चुअली मतलब मैंने मतलब ऐसा जनरली सीनियर से मैं बात करता हूँ, बोलते हैं कि आप एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट इस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो आपको इंग्लिश कंपलसरी हो रहा है। आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप आपकी कैंपस लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसा क्या आपको लगा आईआईटी एनआईटी वारंगल में। हमारी लाइफ कैंपस के बारे में 2 साल थी, ज़्यादा टाइम तो कोरोना की वजह से घर में ही बीती है। तो हमारे पास टाइम मिला 1 नवंबर में 1 मंथ, उसमें पता ही नहीं चला 1 मंथ कैसे दोस्तों से मिलने में ही सारा टाइम चला गया। उसके बाद फिर टाइम मिला मार्च में, काफ़ी अच्छी लाइफ थी, औसम थी, पता ही नहीं चला काम कब टाइम बीत गई, दोस्त लोग से मस्ती वगैरह करते हुए। काफ़ी अच्छी वहाँ पे कैंपस है, घूमने के लिए काफ़ी सही है, बहुत सही लाइफ थी, औसम लाइफ है। आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जनरली जो स्टूडेंट वगैरह आते हैं एडमिशन लेते हैं कॉलेज में आईआईटी जेम एग्ज़ाम देने के बाद, तो उनको क्या क्या करना चाहिए जो अपना ड्यूरेशन रहता है, रिजल्ट आ जाता है उसके बाद कॉलेज मिलता है। जैसे कि कोई बंदा एनआईटी वारंगल में जा रहा है तो जो ड्यूरेशन रहता है 1-2 मंथ का ब्रेक, उसमें क्या क्या
करना चाहिए उसको, ताकि उसको कॉलेज में जाके दिक्कत नहीं जाए? पहली बात कि जो आईआईटी जेम के थ्रू एनआईटी में प्लेसमेंट ले लिया, एटलीस्ट एनआईटी वारंगल या फिर अच्छे आईआईटी में, उसके पास पहले अपने आप को देखना है कि मुझे करना क्या है, हमें क्या करनी है, मुझे प्लेसमेंट लेनी है या फिर मुझे पीएचडी करनी है। उसके अकॉर्डिंग उसको स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर देना है। पहला चीज़ है, यदि उसने डिसाइड कर रखा है कि नहीं यहाँ पे मैं एनआईटी वारंगल आया हूँ प्लेसमेंट के लिए सोचकर, तो प्लेसमेंट का तैयारी करना है, तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट हो गई कोडिंग की, आप बेसिक कोडिंग करना स्टार्ट कर दो। और दूसरी है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश कम्युनिकेशन, कि ये अच्छा से करना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट कर दो, दोस्तों से बात करना स्टार्ट करो इंग्लिश में ही, क्योंकि ये मैटर करता है आगे चल के। क्योंकि जो बच्चे गांव के फील्ड से आते हैं या फिर कहीं से काफ़ी मेहनत करके आईआईटी जेम का एग्ज़ाम निकाल के आए हो, फिर उन्हें चाहिए कि नहीं मुझे प्लेसमेंट लेनी है, तो ये 2 रिक्वायरमेंट है जो एडमिशन लेने के बाद तुरंत ये चीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि एनआईटी वारंगल में ऐसा क्या खास है जो आपको लगा? ओके, मैं मानता हूँ कि एनआईटी वारंगल जो बच्चे या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सोच के आए हो कि नहीं मुझे प्लेसमेंट लेना है, जो मुझे प्लेसमेंट लेना है, तो उसके लिए एनआईटी वारंगल बेस्ट है। और भी बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है जो काफ़ी हेल्प करती है। पहला अपॉर्चुनिटी आने के बाद मैथ्स में 2 ब्रांचेस है यहाँ पे, एक मैथमेटिक्स साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, दूसरी अप्लाइड मैथमेटिक्स है। जो मैथमेटिक्स साइंटिफिक कंप्यूटिंग में एडमिशन लेते हैं उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी आती है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप की। ये स्कॉलरशिप में आपको 6 लाख तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए आपको एक इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है, उसकी अलग प्रोसेस है। तो मैं ये स्कॉलरशिप ले रखा हूँ तो मुझे इसका आइडिया है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला बेनिफिट है। यदि ये स्कॉलरशिप किसी को मिल जाती है तो आप सोच सकते हो कि ये आपका प्री प्लेसमेंट है। एक होता है ना कंपनी ज्वाइन करने से पहले का ही प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो जो बच्चे काफ़ी पुअर फील्ड से आते हैं गांव वाले, तो उनके लिए काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है, जो सोचते हैं कि नहीं मुझे एजुकेशन लोन लेना है, क्योंकि मैं एजुकेशन लोन भी ले चुका हूँ, ठीक है। तो मैं एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करा, साथ में मुझे ये स्कॉलरशिप मिल गया, तो ये स्कॉलरशिप से काफ़ी हेल्पफुल रहा। क्योंकि इस स्कॉलरशिप में केवल कुछ पार्टिकुलर कॉलेज ही हैं जो यहाँ पे जो एलिजिबल हैं। कुछ आईआईटीज़ हैं, कुछ एनआईटीज़ हैं, सारे आईआईटीज़ एनआईटीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एनआईटी वारंगल आने का पहला बेनिफिट, जो मैथमेटिक्स साइंटिफिक कंप्यूटिंग में आएंगे उसके अप्लाइड के लिए नहीं, अप्लाइड के लिए अवेलेबल नहीं है, ये पहला हो गया। दूसरी है कि यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए काफ़ी बहुत अच्छा स्कोप मिलता है। मतलब कि यदि आप ये डिसाइड करके आए हो कि नहीं मुझे प्लेसमेंट लेना है और आपने स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया प्लेसमेंट के लिए, तो आप 110% श्योर हो जाओ कि आपका प्लेसमेंट होगा। क्योंकि इस बार का प्लेसमेंट जो रिकॉर्ड रहा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। जितने भी आज तक का प्लेसमेंट हुआ है एमएससी में, मैथ्स में, सबसे बेस्ट प्लेसमेंट इस बार हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सबने प्रिपेयर करके रखा था कि मुझे प्लेसमेंट लेनी है, और सबका प्लेसमेंट हो गया जिन लोगों ने सोचा था प्लेसमेंट लेना है मुझे। और कुछ ऐसे 1-2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में कभी सोचा कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर में जाना है, कभी मुझे एनालिटिक में जाना है, उन दोनों के बीच में रह गए, तो आज तक उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ पहले डिसाइड कर लो कि कौन सा फील्ड में जाना है, या तो सॉफ्टवेयर या फिर एनालिटिक, दोनों में मत कूदना, नहीं तो प्लेसमेंट नहीं होगा। हाँ सही है। तो हाँ, इसमें जनरली एक क्वेश्चन और पूछते हैं, जैसे कि आपने बताया कि कोडिंग कितनी क्या जरूरी रहती है एनालिटिक फील्ड में, यदि कोई जा रहा है तो? जिन्हें आनी है मतलब कि इस फील्ड में, तो एटलीस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर या C++, ये 2 कोर्सेस हैं, ये सब्जेक्ट करिकुलम में ही आ जाती है, तो वहाँ से तो आपको पढ़ना ही है, वो पढ़ो C++, तो एक अच्छी आइडिया पता चल जाएगी कि मुझे लिंक्ड लिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर में लिंक्ड लिस्ट, क्यू स्टैक्स कैसे, उसके लिए मुझे कोड करनी है, वहाँ पे C++ में पता चल जाएगा। अब ये हेल्प करेगा पाइथन में, क्योंकि पाइथन में भी लिस्ट, स्ट्रिंग, ये सब चीज़ों पे कोड करनी आनी चाहिए। इस फील्ड में, डाटा साइंस की फील्ड में पाइथन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, पाइथन आना चाहिए। पाइथन का बेसिक से जो भी पाइथन का लूप्स हो, जो भी
आता हो उसमें एटलीस्ट डाटा स्ट्रक्चर के कुछ पोर्शन सॉल्व करना आना चाहिए, लाइक लिंक लिस्ट, नॉट लिंक लिस्ट बट स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, ये 2 चीज़ें आनी चाहिए कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ पाइथन का हेल्प से। तो केवल बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन होना चाहिए, एडवांस नहीं, ना तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए, बट बेसिक पाइथन आता हो जिसमें लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी ये सब करना आता हो पाइथन में, इनफ है। एक और मैं सजेशन देना चाहूँगा जो लोग प्लेसमेंट के लिए सोच के आए हैं उनके लिए, कि जैसे क्या होती है ना कि कुछ एक तो ऑनलाइन ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेनी है, एक होता है कि अपने आप को देखना है कि क्या मेरा किस लेवल का प्रिपरेशन हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो उन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि ऑफ कैंपस जितनी भी कंपनियां हैं उसमें भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। जैसे एक प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, एक रिज्यूम बन के रेडी है, बेसिक रिज्यूम बनकर रेडी है, अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। लाइक TCS हो गई, विप्रो हो गई, और भी बहुत सारी कंपनियां जो ऑफ कैंपस के लिए फॉर्म आती है उसमें अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद उसमें भी ट्राई करो, उसमें भी देख के देखो कि वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलेगा ये ऑन कैंपस में काफ़ी हेल्प करेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सेम करा था, मैंने TCS में अप्लाई करा था, TCS NQT करके जो MSc स्टूडेंट्स को अलाउ करती है, तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मेरा वहाँ पर भी सिलेक्शन हो गया, उसका भी मेरे पास ऑफ़र लेटर पड़ा हुआ है, और मेरे पास जेनपेक्ट का भी ऑफ़र लेटर है। तो वहाँ का एक जो मतलब कि वहाँ से जो एक कॉन्फिडेंट मिलता है, वो कॉन्फिडेंट यहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आप ऑफ कैंपस जब प्लेसमेंट दोगे तो वहाँ पे एक टेंशन नहीं रहेगा दिमाग में कि मुझे हो या ना हो, प्लेसमेंट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, फुल्ली कॉन्फिडेंट होके जवाब दोगे। लेकिन वही ऑन कैंपस वाली जो कंपनियाँ आएगी, अंदर से एक डर रहेगा कि नहीं मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो बीच में आप हेजिटेट हो जाओगे, लो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हाँ, तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये ट्राई करते रहो तो होना फिर फाइनल, ठीक है। ठीक है कृष्णा भैया, आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट यही फेथ में रहते हैं कि आपने जैसे कि बोला कि आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले डिसाइड कर लो किस फील्ड के लिए करना है, आपको एनालिस्ट जाना है या फिर SD जाना है या फिर कोई सा अदर चूज़ करना है। तो पहले तो एक को पकड़ते हुए चलो, ऐसा नहीं कि मतलब आप दोनों पे बैठे हो, बाद में जाके पता चले कि दोनों पे बैठे रह गए ना। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। हाँ। बोला ये बात क्योंकि कुछ फ्रेंड हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, रीज़न यही है बस, और कोई रीज़न नहीं। तो ये सारी बातें आपने अच्छे बता दी। आई थिंक मतलब बिगनर्स जो भी रहेंगे प्री डिसाइड करके रहेंगे कि अपने को क्या क्या करना है, कहाँ पर से रिसर्च वगैरह। और बाकी गाइस मैंने रिसोर्सेज वगैरह तो मैंने डाल ही रखे हैं, और बाकी भैया ने बताया आपको तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। मैंने एक प्लेसमेंट इंटरव्यू लिया था IIT गुवाहाटी के सीनियर के साथ, तो उनके में भी मैं डिटेल वगैरह डाल दूंगा, उन्होंने पूरा डिटेल में बताया दी कहाँ से क्या उन्होंने प्रिपरेशन वगैरह करी है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू भैया टाइम देने के लिए और पूरा सजेस्ट करने के लिए सभी स्टूडेंट को। एंड लास्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू। एंड आप बताइए कि पार्टी वगैरह आप कब क्या दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल पार्टी होंगे, जब आएंगे मिलेंगे IIT गुवाहाटी में, या कभी भी होगा उस टाइम पार्टी। आओ बेंगलोर भी, आओ, अभी तुम्हें प्लेसमेंट लेना है वहाँ पे भी, फिर बेंगलोर में हम लोग सभी रहेंगे सीनियर, उस टाइम पार्टी होगा फिर जम के।